कहानी की शुरुआत होती है डेम्बे नाम की एक लड़की से, जो एक हाई स्कूल की सीनियर है और पढ़ाई के मामले में पूरी तरह से बेकार है। उसका सबसे खराब सब्जेक्ट मैथ है और वह अक्सर क्लास में सो जाती है। एक दिन टीचर उसे बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उसे कुछ समझ नहीं आता। टीचर गुस्सा हो जाते हैं और सबके सामने उसे डांट देते हैं। आखिर कल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। हालांकि डेनबे को पढ़ाई पसंद नहीं, लेकिन उसे म्यूजिक से बहुत प्यार है। सिर्फ कुछ सेकंड की धुन सुनकर ही वह बता देती है कि कौन सा सिंगर गा रहा है। उसकी माँ कहती है, अगर इसी टैलेंट से तुम मैथ के सवाल हल करो तो अब तक जीनियस बन चुकी होती। इतना कहकर माँ टीवी को उसके फेवरेट हिस्टोरिकल ड्रामा चैनल पर बदल देती है, जिससे डेनबे और चिढ़ जाती है। माँ की लगातार डांट से तंग आकर वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खाना खाने बाहर चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसकी फ्रेंड भी उतनी ही टेंशन में होती है। उसे डर है कि अगर उसने कल का एग्जाम खराब कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। डेनबे समझ नहीं पाती कि कैसे एक अकेला एग्जाम किसी इंसान की पूरी जिंदगी तय कर सकता है। फिर भी मन ही मन वह चाहती है कि काश वह कहीं गायब ही हो जाए। अगली सुबह डेनबे लेट उठती है और जल्दी जल्दी घर से भागती है। उसकी माँ उसके बैग में ब्रेकफास्ट डालने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पहले से ही ढेर सारे स्नैक्स भरे होते हैं। डेनबे जल्दी से बताती है कि ये उसका सीक्रेट स्ट्रेस रिलीफ तरीका है। माँ किसी तरह ब्रेकफास्ट उसके बैग में ठूंसती है और बार बार कहती है, चलो कर लोगी, बस अपनी पूरी कोशिश करना। लेकिन सच कहें तो इससे डेनबे की टेंशन और बढ़ जाती है। वह रास्ते में हर मिनट रिवीजन करती रहती है और आखिरकार टेस्ट सेंटर पहुँचती है। लेकिन मुसीबत यहाँ भी खत्म नहीं होती। वह अपनी छतरी बस में भूल आती है और अब उसे बारिश में दौड़कर जाना पड़ रहा है। जैसे ही वो स्कूल के गेट के पास पहुँचती है, उसे जोर की टेंशन घेर लेती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, अगर मैं फेल हो गई तो। डर इतना बढ़ जाता है कि वो भागकर एक पास के पार्क में छुप जाती है। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है कि वो एग्जाम में क्यों नहीं पहुंची। डेनबे जवाब नहीं देती, वो बस चुपचाप दुआ करती है, प्लीज बस इस बार मुझे गायब कर दो। अचानक दूर से ढोल जैसी गहरी आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ चलती है और एक छोटे से गड्ढे के पास पहुंचकर सावधानी से अपना पैर उसमें डालती है और उसे लगता है कि ये गड्ढा तो नीचे तक ही नहीं है। अगले ही पल वो एक हैरान कर देने वाला नजारा देखती है। कुछ लोग पुराने जमाने वाले कपड़ों में एक बड़ी सी रस्म कर रहे होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई और पूरा देश बर्बादी के कगार पर है। सबको लगता है कि ये बारिश की पूजा फिर से फेल हो गई। लेकिन अचानक काले बादल छा जाते हैं। बड़ा पुजारी खुश होकर चिल्लाता है, स्वर्ग ने हमारी सुन ली, अब जोसेओन को आखिर बारिश मिलेगी। इसी बीच डेनबे बिना सोचे गड्ढे में कूद जाती है, लेकिन मरने के बजाय वो एक बड़े पानी के घड़े से निकलती है, जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। घबराकर वो इधर उधर देखती है और पूछती है, क्या वे लोग कोई हिस्टोरिकल ड्रामा शूट कर रहे हैं। राजा उसकी अजीब हरकत देखकर चौंक जाता है और चिल्लाता है, ये इंसान है या कोई चुड़ैल। घबराकर वो कहती है, मैं तो बस हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। लेकिन राजा सुन नहीं पाता और उसे किसी मर्द हत्यारे की तरह समझ लेता है। वो तुरंत गार्ड्स को तलवार निकालने का हुक्म देता है और सब उसे घेर लेते हैं। एक तलवार उसकी हाथ को हल्का सा काट देती है। तभी वो समझती है, ये सपना नहीं, मैं सच में टाइम ट्रेवल कर चुकी हूँ। तभी पुजारी भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, रुको, ये तो वो फरिश्ता है जिसे आसमान ने सूखा खत्म करने भेजा है। ये सुनकर डेनबे को कल रात देखी हुई सीरीज याद आ जाती है। वो तुरंत हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाती है, बारिश हो जाए। सब लोग घुटनों पर बैठकर उसकी बात दोहराने लगते हैं। लेकिन जब वो ऊपर देखते हैं, डेनबे वहाँ से चुपचाप भागकर ड्रेसिंग रूम में छुप जाती है। वो जल्दी जल्दी खुद को मंत्री जैसा तैयार कर लेती है, लेकिन गलती से सुबह की राजसभा में पहुँच जाती है। राजा ऐलान करता है कि अब वो अंधविश्वास छोड़कर साइंस और मैथ से देश को बचाएगा। एक मंत्री तुरंत खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ये सब भगवान का अपमान है और इससे देश बर्बाद हो जाएगा। उसका कहना है कि सूखा सिर्फ तब खत्म होगा जब राजा और रानी अपना रिश्ता पूरा करेंगे। असल में वो मंत्री रानी का बाप है और अंदर ही अंदर सत्ता हथियाना चाहता है। सबका ध्यान हटते ही डेनबे चुपचाप बाहर निकलकर अपना फोन ढूंढने जाती है, लेकिन फिर पकड़ी जाती है। राजा के आने का इंतजार करते हुए वो सोचती है कि शायद अगर बारिश हो जाए तो वो वापस अपनी दुनिया लौट पाएगी। लेकिन राजा कहता है कि यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हुई। ये सुनकर वो दंग रह जाती है। कुछ ही देर में तलवार उसकी गर्दन पर रख दी जाती है। राजा उसके अजीब कपड़े देखकर कहता है कि वो जरूर किसी दुश्मन देश की जासूस है और वो उसकी मौत का हुक्म दे देता है। घबराकर डेनबे चिल्लाती है, मैं बस फ्यूचर से आई एक स्टूडेंट हूँ, गलती से यहाँ आ गई हूँ। वो पिछली बातें बताकर अपनी बात साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं मानता। आखिर में वो हादसे में बोल देती है, मैं एक मैथ्स एक्सपर्ट हूँ। राजा को दिलचस्पी होती है और वो उसे पाइथागोरस के सवाल से टेस्ट करता है और उसे हल करने के लिए 2 दिन देता है। शुरू में डेनबे पुरानी लिखावट नहीं पढ़ पाती और बुरी तरह उलझ जाती है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है
है कि ये तो पाइथागोरस का थ्योरम है, वो 5 सेकंड में हल कर देती है। राजा दंग रह जाता है क्योंकि उसके 6 टॉप जीनियस ये नहीं कर पाए थे। वो वादा करता है कि अगर डैनबे उसे मैथ सिखाएगी तो वो उसे जाने देगा, साथ में उसे सोने की एक ईंट भी देगा। डैनबे दंग रह जाती है। 2 घंटे पहले तक वो क्लास में सबसे कमजोर थी और अब जोसेन में सबसे तेज दिमाग वाली बन गई। सच में ज्ञान किस्मत बदल देता है। उस दिन से डैनबे राजा के निजी नौकर की तरह भेस बदलकर उसे मैथ सिखाने लगती है। उसे हैरानी होती है कि राजा को तो 1, 2, 3 जैसे नंबर भी नहीं आते, तो वो सबसे बेसिक से शुरू करती है। नंबर, जोड़, घटाना, फिर आगे चलकर गुणा। राजा बाग में टहलते हुए भी और मीटिंग के बीच भी मैथ पढ़ता रहता है। लेकिन डैनबे की जिंदगी आसान नहीं होती। वो हमेशा नींद से परेशान रहती है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाना पड़ता है और खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता। कुछ दिनों बाद दोनों की मैथ की प्रैक्टिस का बड़ा मुकाबला होता है। म्यूजिक तेज होता है और माहौल बहुत टेंशन भरा। राजा गलत जवाब देता है और डैनबे तुरंत उसकी पेशानी पर चपत मार देती है। नौकर दौड़कर अंदर आते हैं और उसे मारने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन राजा उन्हें रोक देता है। अब उसकी कंपटीशन वाली भावना पूरी तरह जाग उठती है। अगले राउंड में वो डैनबे की गलती पकड़ लेता है और मजाक मजाक में कहता है कि वो उसका हाथ काट देगा। तभी रानी अंदर आती है। दोनों जल्दी जल्दी सारे मैथ के पेपर छुपा देते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे वे म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे हों। दोपहर के खाने में राजा नोटिस करता है कि डैनबे बहुत भूखी है, तो वह उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाता है। लेकिन महल का खाना उसे बिल्कुल फीका लगता है, इसलिए वह राजा को किचन में ले जाती है और अपने बैग में रखी चीजों से स्पाइसी राइस केक बना देती है। शुरू में राजा इस नॉर्मल लोगों के खाने को कम समझता है, लेकिन बस एक बाइट लेते ही उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। डैनबे को डर होता है कि वो इतनी स्पाइस झेल नहीं पाएगा, तो वह उसे पानी देती है। लेकिन राजा अकड़ते हुए कहता है कि ये तीखा नहीं है, बस गरम है। पर अगले दिन उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है और वह सोचता है कि डैनबे ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया है। डैनबे प्यार से समझाती है कि ये जादू नहीं, बस इंडिजेस्शन है। उसकी कंफ्यूज शक्ल देखकर वह उसे बताने लगती है कि आंतें क्या होती हैं, पेट क्या करता है और दिल कैसे काम करता है। वह राजा से कहती है कि अपना हाथ सीने पर रखकर दिल की धड़कन महसूस करो, लेकिन राजा सिर हिलाकर कहता है कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुस्कुराते हुए डैनबे कहती है, जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम्हें अपनी धड़कन महसूस होगी। उसके इतने ज्ञान से राजा बहुत खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करता है कि वह उसकी सोच से भी ज्यादा काम की है। फिर वह डैनबे को अस्पताल ले जाता है और कहता है कि वह वैद्यों को शरीर के अंदर की बातें और कैसे शरीर चलता है ये सब समझाए। इतना ही नहीं, वह उससे खेती के बारे में भी सीखता है। डैनबे की मदद से जोसॉन में दवाई और खेती दोनों में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। राजा बहुत खुश होता है और सबको इनाम में एक कीमती संतरा देता है। वह आसानी से एक संतरा उठाकर डैनबे को दे देता है, लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रहती जब डैनबे उसे वहीं उसी समय खा जाती है। राजा गुस्से में उसे डांटता है कि उसने उसके तोहफे की कद्र नहीं की। इतना कीमती फल कम से कम 3 दिन तो रखना चाहिए। डैनबे हंसते हुए कहती है, ये बस एक संतरा है, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। सजा में राजा उसे मैदान में ले जाता है और उसे लगातार गेंद उठाने को कहता है। डैनबे बड़बड़ाती है, रात में सोकर ये क्या है। राजा गुस्से में कहता है, वो कीमती संतरा, तुमने मुझे एक बाइट भी नहीं लेने दिया। डैनबे उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वह कितना कंजूस है, फिर जीभ निकालकर उसे चिढ़ाती है और दोनों ऐसे हंसी मजाक करते हैं। पहली बार राजा को सच में हल्का और खुश महसूस होता है। उस रात राजा उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है, फिर खुद अपने कमरे में जाकर अच्छे से तैयार होता है। इधर डैनबे संतरे पर अपनी खुश चेहरे की ड्राइंग बना देती है। उसी समय राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डैनबे की बात याद आती है और उसकी गलतफहमी हो जाती है कि शायद उसे डैनबे से प्यार हो गया है। इसलिए उससे मिलने की जगह वह एक सिंगर को भेज देता है कि वह डैनबे को घर छोड़ाए। अगले दिन रानी राजा का प्यार जीतने के लिए अपनी नौकरानी को कहती है कि खाने में चुपके से प्यार का जादुई पाउडर मिला दे। लेकिन राजा को पिछली रात डैनबे को इंतजार कराने का बहुत पछतावा होता है, तो वह अपना पूरा खाना उसे दे देता है। फिर भी डैनबे का मूड खराब ही रहता है। असल में राजा पिछली रात दूर से उसे देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि अपनी फीलिंग्स का क्या करे। उसी रात सब कुछ सेट समझकर रानी राजा के कमरे में आती है और अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन राजा मना कर देता है और उल्टा रानी की मदद करता है कि वह अपने कपड़े वापस पहन ले। तभी अचानक नशे जैसी हालत में डैनबे बाहर निकलती है और गिरते हुए सीधे राजा की बाहों में आ जाती है। ये देखकर रानी को लगता है कि राजा लड़कियों में रुचि नहीं रखता और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद पाउडर का असर शुरू हो जाता है और डैनबे खुलेआम राजा को अपने दिल की बात बता देती है। राजा अब अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाता और धीरे धीरे उसे किस करने के लिए झुकता है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाता है
और कहता है, मैं पागल हो गया हूँ क्या। जब डैनबे उठती है तो खुद को राजा की बाहों में पाती है और हैरान रह जाती है। राजा उसे सजा नहीं देता बल्कि फिर से उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। रास्ते में वह कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऊंचा पद दूंगा और एक शाही घोड़ा भी। लेकिन डैनबे मना कर देती है और कहती है, जैसे ही बारिश होगी मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। राजा कहता है, तुम्हारी वजह से आज मैं आराम से सांस ले पा रहा हूँ। अब से मुझे राजा मत समझना, हम दोनों बराबर हैं दोस्त। खुश होकर डैनबे वह खुश चेहरे वाला संतरा राजा को गिफ्ट कर देती है। लेकिन अगले ही दिन मुसीबत आ जाती है। मंत्री डैनबे पर रानी का अपमान करने का आरोप लगा देते हैं और उसे कड़ी सजा देने की तैयारी करते हैं। राजा बीच में आकर उसे बचा लेता है और बताता है कि यह नौजवान बहुत कीमती ज्ञान रखती है। बात बिगड़ती देख मंत्री एक बात कहते हैं, अगर डैनबे 2 हफ्ते में ऐसी मशीन बना दे जो सूरज के बिना भी समय बता दे तो उसे माफ कर दिया जाएगा। मीटिंग के बाद राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री भी उससे कहता है कि डैनबे को छोड़ दो, ये काम नामुमकिन है। ये बातें डैनबे सुन लेती है और दिल टूट जाता है। जिंदा रहने के लिए वह राजा के दरबारी संगीतकार से पानी की घड़ी बनाने में मदद मांगती है और दिन रात पढ़ाई और कैलकुलेशन में लगी रहती है। इधर राजा उसे बेहद मिस करता है। उसके दिए हुए स्माइली वाले संतरे को देखता रहता है और खुद को रोक नहीं पाता और उसे मिलने चला जाता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि राजा ने मंत्री से कहा था, मुझे भरोसा है कि डैनबे ये कर सकती है। कुछ देर बाद डैनबे उठती है और अपनी किताब पर एक स्माइली बनी देखती है। उसे पता चल जाता है कि यह राजा उसे हौसला देने आया था। वह फिर से हिम्मत जुटाती है और अपनी रिसर्च जारी रखती है। आखिरकार वह सारी कैलकुलेशन पूरी कर लेती है। लेकिन अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगती है। डैनबे दरवाजे के सामने बने पानी के गड्ढे को धीरे धीरे छूकर चेक करती है और सच में वो रास्ता वापस मॉडर्न दुनिया तक जाता था। लेकिन खुशी की जगह उसे जाने का मन नहीं कर रहा था। उधर राजा को उसकी बात याद आती है। सारी शाही मर्यादा छोड़कर वो बारिश में दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है, पर वहाँ वो पानी वाली घड़ी के सामने खड़ी रो रही होती है। जानते हैं कि उसकी बनाई हुई मशीन काम नहीं कर पाई। राजा उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखता है और कहता है, मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। फिर वो उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, शुक्रगुजार कि वो अभी तक गई नहीं थी। थोड़ा शांत होने के बाद राजा कहता है, तुम्हें अब नाव लेकर भाग जाना चाहिए। लेकिन डैनबे मना कर देती है। वो हमेशा चीजों से भागती आई है, पर इस बार वो सब पूरा करना चाहती है। इतने में सिंगर वहाँ आता है और उसे एक शांत जंगल की तरफ ले जाता है। अचानक वो अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। असल में वो मंत्री का जासूस होता है जिसे दानवी जैसे इंसान को मारने भेजा गया था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। उसे यकीन हो जाता है कि दानवी सच में भविष्य से आई है। उसे ये भी पता था कि वो लड़की है, लेकिन एक अच्छे इंसान की तरह उसने कभी राज नहीं खोला। दानवी बताती है कि उसने उसे धोखा देने का इरादा नहीं किया था, बस ये काम लड़के के लिए था और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उधर मंत्री राजा पर जोर डालता है कि डैनबे ने जो कुछ भी सिखाया है उसे मिटा दो, क्योंकि वो उसकी सत्ता के लिए खतरा है। लेकिन राजा मना कर देता है और डैनबे को ढूंढने के लिए महल से बाहर निकल जाता है। रानी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो राजा के कमरे में जाती है और मुस्कुराते चेहरे वाले संतरे को देखती है। उसे राजा और दानवी के बीच के पल याद आते हैं और अचानक उसे एहसास होता है कि डैनबे एक लड़की है। जंगल में हत्यारे डैनबे को मारने पहुंच जाते हैं। सिंगर उसे पहले भागने कहता है और वो उसे एक छोटा सा यूटिलिटी नाइफ पकड़ा देती है। उसी छोटे हथियार की वजह से वो बाल बाल बच जाता है। उधर डैनबे घोड़े को संभालने में लगी होती है। घोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसे याद आता है गंगनम स्टाइल का घोड़े वाला डांस। उसी ताल से वो घोड़े को काबू कर लेती है। रास्ते में एक मोड़ पर उसे नहीं पता होता कि किधर जाना है। फिर उसे राजा की बात याद आती है, जोसेन में सूरज ही समय बताता है। वो अपना फोन खोलती है, कंपास और सूरज की दिशा देखकर आखिरकार समुद्र की तरफ बढ़ जाती है। उधर रानी को पता चलता है कि सिंगर दानबे के साथ भाग गया है। वो उसे ढूंढने पैदल निकल पड़ती है। तेज चलने के लिए वो अपना भारी सिर का गहना फेंक देती है। लंबे सफर में उसके पैरों से खून तक निकलने लगता है। सिर्फ तभी रानी चैन की सांस लेती है जब वो सिंगर को सही सलामत देख लेती है। असल में वो दोनों बचपन के दोस्त थे और रानी ने राजा से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके पिता ने मजबूर किया था। अब वो पहली बार अपने असली दिल का सामना करती है। समुद्र किनारे डैनबे खूबसूरत सूरज ढलता देख रही होती है। तभी राजा घोड़े पर आता है। वो उसे जोर से चूमता है और अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। उसी रात दानवी बताती है कि वो कैसे फ्यूचर से आई। सबूत के लिए वो फोन में तारों का नक्शा दिखाती है, पर बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। डैनबे उदास होकर कहती है, फ्यूचर में आसमान में इतने तारे दिखते ही नहीं हैं। राजा उसे दिलासा देता है, अगर तुम रुककर ध्यान से देखो
तो सब तारे दिखेंगे। वो हमेशा से यहीं थे, कभी गए ही नहीं। कुछ देर बाद राजा उसके हाथ पर प्यार लिख देता है और डैनबे उसे चॉकलेट देती है जिस पर लव लिखा होता है। राजा कहता है कि वो एक नया आसान भाषा सिस्टम बनाना चाहता है जो आम लोग भी सीख सकें, सिर्फ अमीर नहीं। अचानक डैनबे को कुछ याद आता है। वो अपनी जेब से नोट निकालती है और देखती है कि उस पर उसी राजा का चेहरा छपा है। खुश होकर वो बोल पड़ती है, आप जरूर इसे कर दिखाएंगे। फिर हिचकिचाती है और सोचती है, क्या इसे ऑटोग्राफ के लिए कहना चाहिए। राजा चॉकलेट का एक कौर खाता है और उसकी स्वाद की तारीफ करता है। डैनबे उसे और स्नैक्स देना चाहती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो सब उसकी माँ ने पैक किए थे। उसकी आंखें भर आती हैं। राजा तुरंत पूछता है कि क्या हुआ। वो धीरे से बताती है कि ये उसके बचपन के मनपसंद स्नैक्स थे। अगले दिन दानवी नदी में मुंह धोते हुए देखती है कि पानी में काई जमा है और पानी की रफ्तार रोक रही है। उसे तुरंत समझ आता है कि इसी वजह से उसकी पानी वाली घड़ी खराब हुई थी। वो वापस महल भागती है, डिजाइन सुधारती है और आखिरकार घड़ी सही से काम करने लगती है। राजा तुरंत मीटिंग बुलाता है और ऐलान करता है कि डैनबे को माफ किया जाएगा और उसे एक ऊंचा पद दिया जाएगा। लेकिन मंत्री गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं कि उसे देश से निकाल दो या मार दो। राजा अपनी बात से नहीं हटता और चुपके से डैनबे से मैथ और भूगोल सीखना जारी रखता है। उसी दिन डैनबे रॉयल किचन में जाती है और रानी को कोने में छुपकर खाते देखती है। असल में उसके पिता उसे ज्यादा खाने नहीं देते क्योंकि उन्हें डर है कि मोटी होने पर उसकी कीमत कम हो जाएगी। दानवी को दया आती है और वो उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाती है। रानी पहला निवाला लेती है और तुरंत उसके तीखे मजेदार स्वाद की दीवानी हो जाती है। धीरे धीरे वो दानवी से खुलने लगती है और अपना डिजाइन स्केच भी दिखाती है। वह मानती है कि वह इसे तारे जैसी रोशनी वाले रंगों से भरना चाहती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे करे। तभी डैनबे के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह ड्राइंग में थोड़ा बदलाव करती है और उसे रात के आसमान की तरफ उठाकर दिखाती है। अगले ही पल एक चमचमाती तारों वाली ड्रेस बनकर उभर आती है। रानी उस यूनिक डिजाइन से खुश हो जाती है। वह तो रानी डागर से कहती है कि डैनबे को इनाम दिया जाए। इधर डैनबे पिछले समय में अपना पहला नहाना करती है और फिर खूबसूरत कपड़े पहन लेती है। वह पूरी तरह कंफ्यूज है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तभी एक दासी उसे बताती है कि आज रात उसे राजा के साथ रहना होगा। पता चलता है कि रानी डगर ने उसे आधिकारिक रूप से उपपत्नी बना दिया है। घबराकर डैनबे वहाँ से भाग जाती है और एक साइड वाले हॉल में छिप जाती है, लेकिन राजा उसे जल्द ही ढूंढ लेता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है। डैनबे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है, आपने कहा था हम सिर्फ दोस्त हैं और मैं सिर्फ 19 साल की हूँ। राजा मजाक में कहता है, अगर तुम 19 की हो तो तुम्हारे 3 बच्चे तो हो जाने चाहिए थे। फिर वह उसे अपनी बाहों में खींचकर धीरे से कहता है, मुझे शुरू से पता था कि तुम लड़की हो। असल में जिस दिन वह उसे घर लाया था तभी उसने एक लड़के को उसे नूना कहते हुए सुन लिया था। उसने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह उसके करीब आना चाहता था। डैनबे अब भी दूर रहती है तो राजा उसे धीरे से समझाता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरी माँ जिद्दी है, इसीलिए यहाँ छिपना तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित है। जाते जाते राजा उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। उस रात दोनों सो नहीं पाते। अंधेरे में राजा धीरे से कहता है, अगली बार जब बारिश हो तो मत जाना। वह मानता है कि पहले वह डैनबे की मदद से अपना राज चलाना चाहता था और अपने सपने पूरे करना चाहता था, लेकिन अब उसे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। उसे बस इतना चाहिए कि डैनबे उसके पास रहे। डैनबे अंदर से टूट रही है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन सिंगर उससे पूछता है, क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो? वह मानती है कि उसे डर है कहीं वह खुद को गलत दिशा में न ले जाए, लेकिन उसे अपनी माँ और अपनी दोस्त की बहुत याद भी आती है। उसे खुद भी पता नहीं चलता कि उसका दिल क्या चाहता है। वह कोने में बैठी रहती है, पूरी तरह खोई हुई। थोड़ी देर बाद रानी आती है और बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। वह और कोई नहीं, खुद क्वीन डागर होती है। डैनबे उसे देखते ही रोने लगती है क्योंकि क्वीन डागर बिल्कुल उसकी असली माँ जैसी दिखती है। क्वीन डागर उसका हाथ पकड़कर उसे प्यार से संभालती है। उस रात डैनबे राजा की नई मशीन देखने जाती है जिसे बनाने में उसकी भी मदद थी। यह तारीख और महीनों को बिल्कुल सही रिकॉर्ड कर सकती है। फिर राजा उसे अपने स्टडी रूम में ले जाता है और एक नई खोज दिखाता है, 28 वर्ड वाला नया लिखने का तरीका जिससे पढ़ना लिखना आसान हो जाए। वह कहता है कि चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जगह से हो, हर कोई इसे सीख सकता है। डैनबे हैरान है। वह फ्यूचर बनते हुए अपनी आंखों से देख रही है। राजा एक हेयर पिन निकालकर उसके बालों में लगा देता है जो उनकी शादी का प्रतीक होता है। वह उससे कहता है कि वह हमेशा उसके पास रहे और कभी न जाए। डैनबे की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कहती है, मैं वापस जाना चाहती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। राजा धीरे से कहता है,
तो उनसे मिलकर वापस आ जाना, या हम तीनों यहाँ साथ भी रह सकते हैं। डैनबे सिर हिला देती है। वह हेयर पिन निकाल कर राजा को वापस दे देती है। राजा गुस्सा और दुख में कहता है, जो तुम्हारा दिल चाहता है वही करो। वह चला जाता है और डैनबे वहीं अकेली खड़ी रह जाती है। अचानक एक हत्यारा उस पर हमला करता है, उसके सिर पर वार करता है और पेट में छुरा घोंप देता है और ऊपर से पूरा स्टडी रूम आग की लपटों में घिर जाता है। बेहोश अपने हाथ में हेयर पिन कसकर पकड़े रहती है। जब रानी को अपने पिता की साजिश का पता चलता है तो वह सबके खिलाफ जाकर राजा को वार्निंग देने दौड़ पड़ती है। राजा अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद जाता है। तभी उसे समझ आता है कि डानबे को अपने पास रखना उसकी जान को खतरे में डाल देगा। अगले दिन राजा सिंगर पर गुस्सा करता है कि कल रात बम गायब था। वह मंत्री का हाथ पकड़कर चिल्लाता है, किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि बम से निपटने के बाद साफ सफाई कैसे की जाती है। फिर वह डैनबे की तरफ देखता है, यही आवाज थी ना। वह सिर हिलाती है। पता चलता है कि उसके बैग में रखी किताब ने उसकी जान बचा ली और उसने हत्यारे की आवाज साफ सुनी थी। राजा यकीन नहीं कर पाता कि उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री ऐसा कर सकता है। मंत्री घुटनों पर गिरकर कहता है कि अगर नई भाषा फैल गई तो युवा अपनी बात खुलकर कहेंगे, फिर अनुशासन खत्म हो जाएगा और दुनिया उलट जाएगी। लेकिन राजा उनकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि वह यह लिखने पढ़ने वाली योजना जनता को जरूर देगा और वह अपनी गलती समझते ही सारे मंत्री घुटनों पर गिर जाते हैं और राजा से अपनी जान लेने की भीख मांगने लगते हैं। इसके बाद डैनबे इतिहास की किताब राजा को देती है और कहती है कि उनका सपना जरूर पूरा होगा। राजा हैरान रह जाता है। सब कुछ तो जल जाना चाहिए था, लेकिन एक कॉपी बची हुई थी। तभी उसे सच में भरोसा हो जाता है कि डैनबे फ्यूचर से आई है। डैनबे लोगों की तरफ से राजा को धन्यवाद देती है, लेकिन राजा लंबी सांस लेकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि इससे मेरा सपना पूरा रह पाएगा। फिर प्यार से जोड़ता है, मेरा सपना तुम हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ दुखी नहीं देख सकता। तभी आसमान काला हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। दोनों जान जाते हैं कि अब अलविदा कहने का समय आ गया है। डैनबे वापस अपने लोगों के पास जाती है और सबको अलविदा कहती है। फिर राजा उसे खुद आखिरी छोर तक छोड़ने जाता है, तब तक जब तक वे समुद्र तक नहीं पहुँच जाते। वहाँ वे अपनी आखिरी खूबसूरत याद बनाते हैं। राजा उसे अपनी बाहों में खींचकर प्यार से किस करता है। आखिर में वह उसे छोड़ देता है और मन ही मन वादा करता है, चाहे जितना समय बीत जाए वह उसे फिर ढूंढ लेगा। कुछ पल बाद डनबी पार्क की एक छोटी सी पानी की जगह से बाहर आती है। अपनी दुनिया में वापस आकर वह देखती है कि सिर्फ कुछ सेकंड ही बीते हैं। वह दौड़कर एग्जाम हॉल पहुंचती है, जहां टीचर अभी भी इंतजार कर रही होती है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम अभी अभी शुरू हुआ था। हिस्ट्री के टेस्ट का पहला सवाल था, किंग साजोंग की खोजों में किसने मदद की। जवाब वही नाम था जो राजा ने उसे दिया था, जांग योंगसिल। उसे समझ आता है कि जो कुछ उसने देखा था वह सपना नहीं था, वह सच में हिस्ट्री का हिस्सा था। घर पहुंचकर डैनबे अपनी माँ को कसकर गले लगा लेती है। इस सफर ने उसे सिखा दिया कि अपने आसपास के लोगों और अपनी जिंदगी की कद्र कैसे करनी चाहिए। फिर भी हर बार जब वह किसी पानी की छोटी सी जगह को देखती है, उसे वही राजा याद आ जाता है। एक दिन जब वह बस से उतरती है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी उसके सिर पर एक छतरी आ जाती है। छतरी पकड़ने वाला आदमी बिल्कुल उसी राजा जैसा दिखता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, हम पहले भी मिले हैं, बहुत पहले। और पता चलता है कि एग्जाम वाले दिन ही वह डैनबे को पहली नजर में पसंद करने लगा था और उसी ने वह छतरी उठाई थी जो डैनबे गलती से छोड़ गई थी। यही से उनकी कहानी फिर से शुरू होती है, इस बार अलग दुनिया में। इसी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।